अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक नंबर 5। उसका एक सब टॉपिक है कॉम्पटन इफ़ेक्ट। कॉम्पटन इफ़ेक्ट बेसिकली जो लाइट की पार्टिकल नेचर थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ हुआ था। लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसको तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन उसको मज़ीद उस रिज़ल्ट को और बेटर करने के लिए, मज़ीद उसको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट था उसको परफॉर्म किया गया। तो कॉम्पटन बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने वर्क किया, और उसने इस वर्क में क्या चीज़ यूज़ की, उसने यूज़ की एक्सरे लाइट उसने यूज़ की। उसने बोला कि एक्सरे लाइट का जो फोटान है वो जब किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन और फोटान दोनों वहाँ से स्कैटर हो जाते हैं। और साथ में उसका कहना यह भी था कि जब कोई एक्सरे का फोटान इन दी फॉर्म ऑफ फोटान को तो हम एनर्जी पैकेट कंसीडर करते हैं, अगर हम उसको कंसीडर कर लें लाइक ए स्मॉल बॉल, ठीक है, तो एक बॉल की शक्ल में वो जो फोटान एक्सरे का जाके जब किसी एक इलेक्ट्रॉन को टकराता है तो टकराने के बाद जो उनकी स्कैटरिंग होती है उस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो स्कैटर्ड फोटान होता है उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज आ जाता है, जिसको बेसिकली हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। और कॉम्पटन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं। व्हेन एक्सरेज are scattered by loosely bound electrons from a graphite target, it is known as Compton effect, or the phenomena in which the scattered photon has greater wavelength than the incident photon is called Compton effect। यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन को देखें कि जब कोई एक फोटॉन एक्स रेज जो लाइट का फोटॉन जब किसी जब किसी जाके इलेक्ट्रॉन से टकराता है या किसी एक अपने टारगेट से टकराता है तो उसकी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो ग्रेटर हो जाती है उसकी इंसिडेंट वेवलेंथ से। और उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं लैम्डा एस, मीन के स्कैटर्ड वेवलेंथ ग्रेटर देन इंसिडेंट वेवलेंथ, ठीक है। और यहाँ पे हम ये चीज़ भी देखेंगे कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन जब एक कोई फोटॉन जिसकी वेवलेंथ होती है शॉर्टर, ठीक है। अब एक्स रेज जो लाइट है वो हाई एनर्जेटिक लाइट है, और उसके बाद आती है गैमा रेज, यानी कि गैमा रेज के बाद दूसरे नंबर वाली जो रेज हैं एनर्जेटिक वो एक्स रेज है। उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है लेकिन मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मोमेंटम अगर उनका स्ट्रांग है तो जो एक्स रेज हैं वो बिहेव करती हैं लाइक पार्टिकल नेचर। अभी हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे हमने उसको पार्टिकल नेचर के तौर पे स्टडी किया और किस तरह से अगर हम पार्टिकल के तौर पे एक्स रेज को लें तो तब क्या बिहेवियर होगा, क्या कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी हो सकता है, या अगर हम एक्स रेज को एज अ लाइट कंसिडर करके तो कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करें तो तब उसके क्या रिजल्ट आएंगे। एक्सरेज बेसिकली डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट रोइंगटन, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था जिसको इस एक्सरेज की जो डिस्कवरी थी उसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1901 के अंदर। और ये फर्स्ट नोबेल प्राइज़ था जो 1901 के अंदर इस साइंटिस्ट को मिला एक्सरेज की डिस्कवरी के ऊपर। इसके बाद एक साइंटिस्ट था मैक्स वॉन ल्यू। इसने जो एक्सरेज की डाइफ्रैक्शन थी उसको स्टडी किया 1912 के अंदर, 1912 के अंदर। जो ये साइंटिस्ट था मैक्स वॉन ल्यू उसने एक्सरेज की डाइफ्रैक्शन को स्टडी किया। अच्छा, अब अगर डाइफ्रैक्शन को देखा जाए तो डाइफ्रैक्शन तो तब स्टडी होती है कि अगर एक्सरेज बिहेव करे एज अ लाइट वेव के तौर पे, लाइट की नेचर रखे अगर एक्सरेज, तब हम उसकी डाइफ्रैक्शन लेते हैं। लेकिन इससे पहले इस साइंटिस्ट ने ये भी बता दिया था कि जो एक्स रेज है वो बिहेव करती है एज अ फोटान और एज अ पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं था कर सका कि लाइट जो एक्सरे लाइट है वो बेसिकली कैसे फोटान के तौर पे या कैसे अपनी पार्टिकल नेचर शो करती है, जिसको एक्सप्लेन किया बाद में कॉम्पटन ने, ठीक है। कॉम्पटन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, मीन के लाइट जो एक्स रेज है उसकी पार्टिकल नेचर को उसने एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, उसने सबसे पहले एक मोलिब्डेनम एक्स रे ट्यूब ली, ठीक है, जिसके अंदर से जो फोटान या जिसके अंदर से जो लाइट निकल रही थी वो लाइट बेसिकली लाई करती थी 0.71 एंगस्ट्रॉन। उसकी जो वेवलेंथ है, या एंगस्ट्रॉन को हम सिंपल अगर लिखें तो ये बनेगा 0.71 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -10,
और आपको ये पता भी होगा कि जो एक्स रेज होती हैं उनका जो हमारे पास वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 रीजन के अंदर वो लाई करते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम ये देखें कि अगर इतनी छोटी हमारे पास वेवलेंथ आ रही है तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ छोटी होने से मोमेंटम बड़ा होगा, मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा होगी। और मोमेंटम तो हम स्टडी करते हैं पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि कुछ मैस रखते हों, किसी वेलोसिटी से मूव करते हों, या हमने एक जो रिलेशन है वो ये भी पढ़ रखा था कि अगर हम E इज़ इक्वल टू HF को स्टडी करें और इसको हम रिप्लेस कर दें HC/λ के साथ, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन में। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो इंटेंसिटी जो हमारे पास एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखें ये एक बहुत स्मॉल वेवलेंथ है, ठीक है, 10⁻⁻10, और इसके बाद आती है 10⁻⁻15 के रीजन में या 10⁻⁻13 के रीजन में गैमा रेज की जो वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो लाइट बिहेव करेगी एज अ पार्टिकल नेचर। अच्छा, मोलिब्डिनम एक एक्सरेज ट्यूब उसने ली और उसमें से उसने जो लाइट एमिट करवाई वो लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ठीक है, वो लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन जब जाके फॉल करती है इस इलेक्ट्रॉन से या किसी टारगेट सरफेस से, तो टकराने के बाद वो जो फोटॉन था या वो जो लाइट आ रही थी वो हमारे पास हर डायरेक्शन के अंदर फैल जाएगी। मीन के उसकी कुछ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो इस डायरेक्शन में भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वो फैल सकता है इलेक्ट्रॉन या वो जो लाइट है आफ्टर द क्लूजन वो इस डायरेक्शन में भी फैल सकता है। ठीक है, लेकिन हमने उसका एक ये जो उसकी एक वेवलेंथ थी उसको स्टडी करने के लिए जो ऊपर हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि आफ्टर द स्कैटरिंग या आफ्टर द क्लूजन जो फोटॉन है या जो लाइट फॉल कर रही थी उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। अब देखें कि यहाँ पे जो आपको इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ पे अगर हम इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट तक के डिस्टेंस को देखें तो आपको इन दोनों डिस्टेंस में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है दो क्रस्ट के दरमियान, तो हमें पता है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान जो जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो यहाँ पे वेवलेंथ आपकी ग्रेटर हो रही है, ग्रेटर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट फोटॉन, और इंसिडेंट फोटॉन से आपकी वेवलेंथ यहाँ पे ग्रेटर हो रही है, यहाँ पे वो स्मॉलर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेवलेंथ यहाँ पे ग्रेटर हो रही है तो उस फोटॉन ने अपना कुछ जो मोमेंटम था या जो अपनी एनर्जी थी वो इस इलेक्ट्रॉन को लाजमी तौर पे शिफ्ट की है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, और ये फोटॉन जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो अपनी लूजिंग एनर्जी की वजह से जब एनर्जी इसकी कम होगी आफ्टर क्लूजन करते वक्त तो इसकी वेवलेंथ कुछ बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है जिस डिटेक्टर की मदद से हम जो आने वाला फोटॉन है जो स्कैटरिंग फोटॉन होगा उसकी वेवलेंथ को हम मेजर करेंगे या उसको फाइंड आउट करेंगे। और बेसिकली इस डिटेक्टर का काम भी यही है कि ये जो यहाँ से आने वाली स्कैटर्ड जो वेवलेंथ होगी उसकी हमें वेवलेंथ के बारे में बताएगा कि उसकी कितनी वेवलेंथ हमारे पास उस टाइम पे कंसीडर होगी या कितनी वेवलेंथ वो अपनी चेंज करेगा एज कंपेयर टू इंसिडेंट फोटॉन से। अब यहाँ पे जो हम डिटेक्टर की मदद से फाइंड आउट कर रहे थे कि वेवलेंथ के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो उस वेवलेंथ के चेंज को हम इस एंगल थीटा से मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखें आपके पास जो लाइट यहाँ से आ रही थी, फर्ज कर ले हम कहते हैं कि उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा आई के तौर पे, और यहाँ से जो वेवलेंथ स्कैटर हो रही है उसको हम लैम्डा एस लिख रहे हैं। तो जो स्कैटरिंग वेवलेंथ है उसका इंसिडेंट वेवलेंथ से कितना चेंज आ रहा है उसको हम मेजर करेंगे थीटा से। मीन कि जो स्कैटरिंग वेवलेंथ है वो डिपेंडेंट है किस पे, थीटा पे। तो उसके लिए कॉम्पटन ने एक इक्वेशन ड्राइव की जिसको हम नाम देते हैं लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, मीन के स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस जो इंसिडेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। और इसके बाद हम ये जो लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई है इसको डेल लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन शिफ्ट का। ठीक है, इस डेल लैम्डा को हम कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं। और दूसरी साइड पे जो हमारे पास ये h/m0c आ रहा है इसको भी हम एक कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि h भी आपके पास कांस्टेंट होगा, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसको अगर हम
एक कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर करें तो हम इसको लैम्डा सी का नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 2.43 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर, या फिर अगर हम इसको एंगस्ट्रॉन में या 10⁻⁻10 में करना चाहते हैं तो हम इसको 0.0243 के सेंस में लिख सकते हैं, और इसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ का। ये जो कांस्टेंट हमने कंसीडर किया जिसको हम लैम्डा सी के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, h/m0c इज नाउन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से बनेगी कि लैम्डा शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, सॉरी कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ पे हम एंगल जो 90 डिग्री का कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फोटोन था, अगर वो इलेक्ट्रॉन से क्लूइन करने के बाद 90 डिग्री के एंगल पे स्कैटर हो जाता है, तो उसको अगर हम फाइंड आउट करें तो कोसाइन 90 ज़ीरो हो जाएगा, और हमारी जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो बेसिकली कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगी। और हमारे पास इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा गया कि अगर आपके पास वाई एक्सिस पे हम इंटेंसिटी लेते हैं और वेवलेंथ को लेते हैं, तो चेंज को अगर देखें, इंटेंसिटी को अगर हम इन द सेंस ऑफ एनर्जी लें, ठीक है, तो या फ्रीक्वेंसी के सेंस में लें, तो आप देखें कि ये हमारे पास एक जो वेवलेंथ थी ये इंसिडेंट वेवलेंथ थी, ठीक है, जिसको स्टार्टिंग में देखा गया कि इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पास जो इसकी वेवलेंथ है वो 0.709 एंगस्ट्रॉन आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक दूसरी पीक भी नज़र आ रही है जिसमें वैल्यू आ रही है 0.731 एंगस्ट्रॉन। मीन के यहाँ पे जो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू थी वो पहले वाली वेवलेंथ से थोड़ी सी बढ़ गई। और अगर हम इसका डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस के लिए अगर हम इस लैम्डा जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट है इसको अगर यूज़ करें स्कैटरिंग वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट वेवलेंथ, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 0.22 एंगस्ट्रॉन का। मीन कि आपके पास जो डिफरेंस आया वो 0.22 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 इतना स्मॉल इफेक्ट आएगा कि जब आपकी जो एक्स रेज की जो लाइट है वो किसी एक मेटल सरफेस से या किसी एक टारगेट सरफेस से टकराने के बाद किसी और डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, तो उसका जो वेवलेंथ होगा उसके अंदर इतना चेंज आ जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं किसका, कॉम्पटन इफेक्ट का। इसके अलावा हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जब फोटोन आके उस इलेक्ट्रॉन से टकराए और टकराने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन और फोटोन अगर इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, उनके दरमियान एंगल 0 बन जाए, तो cos 0 यहाँ पे अगर पुट करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू cos 0 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी वैल्यू जब 0 होगी तो उस वेवलेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वेवलेंथ के अंदर यानी कि चेंज इन वेवलेंथ आपके पास अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आपकी इंटरेक्शन हुई नहीं इलेक्ट्रॉन और हमारे पास जो फोटोन की, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि लाइट है जो या जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये था बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।